आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज़। जी बिल्कुल। और अगर हमें सेहतमंद रहना है तो हमारे जो जिस्म का जो हर हिस्सा है उसका सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं ना, ये अपना काम रेगुलर करते रहते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, ताकि हमारी बॉडी अपना काम बहुत अच्छे से करती रहे। वैसे तो हमारे जो जिस्म का हर एक हिस्सा अपनी एक अहमियत रखता है, लेकिन आज हम बात करेंगे किडनी यानी गुर्दे के बारे में, जो कि हमारे जिस्म में फिल्ट्रेशन का काम करता है, यानी जो वेस्ट और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे जिस्म में उसे निकाल कर बाहर फेंकता है। लेकिन कभी कभार हमारा जो खान पान का तरीका है या फिर हमारा जो लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आ रहे हैं, इस वजह से हमारी किडनी को अपना फंक्शन करने में थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है, और अगर इस पे गौर ना किया जाए या लापरवाही बरती जाए तो ये क्रोनिक किडनी डिसीज़ भी बन सकती है। तो नाजरीन, ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी किडनी का ख्याल बहुत अच्छे से रखें और वक्त पर इसकी जांच करवाते रहें, क्योंकि अगर हम सेहतमंद रहना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हमारी किडनी भी सेहतमंद रहे। और अगर आज आप किडनी से मुताल्लिक कोई सवालात पूछना चाहते हैं तो आज की ये पेशकश को बहुत ही गौर से देखिएगा, और प्रोग्राम के बीच में अगर आपके जहन में कोई सवालात होते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट से आप लाइव पूछ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल वक्त है इस खास रिपोर्ट का। नाजरीन, हमारे जिस्म के दीगर आज़ा की तरह हमारे गुर्दे भी निहायत अहम काम अंजाम देते हैं, जिसकी बदौलत हम एक सेहतमंद जिंदगी गुजार पाते हैं। हमारे गुर्दों का इब्तदाई काम खून को साफ करना है। हमारे गुर्दे जिस्म से फाजिल मादा, इजाफी नमक और इजाफी रकीक मादे यानी लिक्विड को खारिज कर देते हैं, और ये पेशाब के रास्ते खारिज होता है। जब गुर्दे फिल्टर करने का काम ठीक तौर पर नहीं कर पाते, उस वक्त गुर्दे की बीमारी की इब्तिदा होती है। इसी तरह क्रोनिक किडनी डिजीज यानी गुर्दे की दायमी बीमारी उस वक्त पैदा होती है जब कोई बीमारी या हालत महीनों या बरसों तक गुर्दे के काम को रोकती है, जिससे गुर्दों को नुकसान पहुंचता है। गुर्दे की दायमी बीमारी में गुर्दे खून को फिल्टर नहीं कर पाते। इसके नतीजे में जिस्म में नुकसानदेह मिकदार में इलेक्ट्रोलाइट्स, फुजला और लिक्विड जमा होने लगता है। क्रोनिक किडनी डिजीज में गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद कर देते हैं और फिर डायलिसिस की जरूरत पेश आती है। लेकिन ये सब अचानक नहीं होता। इस बीमारी की असल वजह हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है। जब ये दोनों बीमारियां काफी अरसे तक कंट्रोल से बाहर रहती हैं, तो इसका सीधा असर हमारे गुर्दों पर पड़ता है और ये काम करना बंद कर देते हैं। थकावट, तवानाई की कमी, भूख कम होना, आंखों के गिर्द सूजन, पांव और टखनों में सूजन, खुजली, खून की कमी, पट्ठों में दर्द, यकसुई में कमी वगैरह, इनमें से कुछ अलामात होने पर भी फौरन चौकन्ना होने की जरूरत है और माहिर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे अवामिल हैं जो गुर्दे की दायमी बीमारी के खतरे को बढ़ाते हैं। तंबाकू और शराब नोशी, दिल की बीमारी, मोटापा, गुर्दे की बीमारी की खानदानी हिस्ट्री और बढ़ती उम्र शामिल हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज में डायलिसिस की जरूरत होती है और इसमें शिद्दत की सूरत में गुर्दे का ट्रांसप्लांट किया जाता है। दूसरी तरफ कुछ दवाओं से अलामात को कंट्रोल करने, पेचीदगी के खतरे को कम करने की कोशिश की जाती है। दीगर बीमारियों के तरीक़े इलाज की तहकीक की तरह गुर्दे की दायमी बीमारी के इलाज के हवाले से भी मुसलसल तहकीक जारी है और इसके मुस्बत नताइज बरामद होने की उम्मीद है। इसके साथ साथ सेहतमंद और सरगर्म तर्ज जिंदगी, ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक, ब्लड प्रेशर, शुगर और वजन पर कंट्रोल और शुबा होने पर फौरन टेस्ट करवाने से क्रोनिक किडनी डिजीज से बचा जा सकता है।
हेलो डॉक्टर में आज हम बात करेंगे क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के बारे में और जानेंगे कि इसके क्या बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस हैं, क्या ट्रीटमेंट्स हैं, क्योंकि सही वक्त पर अगर सही इलाज मिल जाए तो किसी भी बीमारी से हम पार पा सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि अगर ये कौन कौन से अलार्मिंग साइन है जो हमें ये बताते हैं कि अब हमारी किडनी को फंक्शन करने में दिक्कत आ रही है या कोई प्रॉब्लम है, और इन्हीं सभी सवालों के जवाब देंगे आज हमारे माहिर डॉक्टर जो कि इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो में। तो आइए आपका पहले उनसे तारीफ़ करवाते हैं। जी हाँ, आइए अपने एक्सपर्ट से, अपने माहिरीन से आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अमलेश सेठ। डॉक्टर अमलेश सेठ एचओडी हैं एम्स के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। आपका खैर मकदम है डॉक्टर साहब। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अनूप कुमार। आप सफदरजंग हॉस्पिटल के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, साथ में किडनी ट्रांसप्लांट के भी आप एचओडी हैं। आपका भी खैर मकदम है डॉक्टर साहब। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर आर के यादव। डॉक्टर आर के यादव एडिशनल प्रोफेसर हैं एम्स के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। आपका भी खैर मकदम है डॉक्टर साहब। हम प्रोग्राम की शुरुआत करें डॉक्टर साहब। मैं पहला सवाल डॉक्टर अमलेश सेठ सर आपसे पूछना चाहूँगा। हालांकि हमने तफसील से अपनी रिपोर्ट में काफ़ी कुछ बताया है, फिर भी हम आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे कि CKD जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़, होती क्या है? क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जैसा कि अभी बताया गया है, क्रॉनिक का मतलब होता है एक लंबी बीमारी। तो इसका कारण भी जो है, लंबे कारणों के कारण जो है गुर्दे में नुकसान होता है, और जब गुर्दे में काफ़ी नुकसान हो चुका होता है तो आगे भी उसका जो बीमारी का कोर्स है वो भी लंबा रहता है। अच्छा। तो अगर लंबे कारणों से बीमारी हो रही है और उसमें आगे लंबे समय तक शरीर में असर रहेगा तो उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। अच्छा, लंबे अंतराल तक, लंबे अरसे तक हाँ बीमारी बनी रहती है। हाँ जी, तो उसी को आप क्रॉनिक टर्मिनोलॉजी देते हैं। हाँ जी हाँ। सो डॉक्टर अनूप, जैसे कि डॉक्टर अमलेश ने बताया कि लंबे समय से बीमारी चलती आ रही है, तो अगर लंबे समय तक बीमारी चलती आ रही है तो क्या उसके कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते एक इंसान को? तो अगर किस वक्त वो सिम्टम नज़र आते हैं और वो सिम्टम्स होते क्या हैं? ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है, इसको हम लोग 5 स्टेज में डिवाइड करते हैं, और शुरू के 3 स्टेज में सिम्टम्स नहीं आते, क्योंकि जो हमारा हम एक यूज वर्ड करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, वो 60 ml पर मिनट से ऊपर रहता है। जब तक वो ऊपर रहता है तब तक सिम्टम्स डेवलप नहीं होते। जब वो 60 से कम GFR कम होता है तो क्रिएटिन बढ़ना शुरू होता है बॉडी में, और फिर सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो ये बहुत लेट फेज में होता है, यानी कि अगर हम स्टेज की बात करें, स्टेज 4 और 5 में जाके ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं। शुरू के 3 स्टेज में पेशेंट को सिम्टम्स नहीं पता लगते, पता ही नहीं लगता। इसीलिए ये बहुत खतरनाक है। अगर हम इसको ध्यान नहीं रखते हैं तो सिम्टम्स हम नहीं, खाली सिम्टम देखेंगे तो उसको हम मिस कर सकते हैं जी। जैसे 4-5 में स्टेज पहुंचता है तो पेशेंट को सबसे पहले बॉडी पे स्वेलिंग आती है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता है, भूख लगना कम हो जाता है, और उसके बाद यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाता है। थोड़ा आगे कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है तो उसको इन्फेक्शन बढ़ने शुरू हो जाते हैं, एंड सांस का फूलना शुरू हो जाता है। तो ये सब लेट फेज में आता है। शुरू में जो अंडरलाइंग डिजीज़ है उसके सिम्टम्स हो सकता है उसको आए, लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के सिम्टम्स को नहीं आते, लेट स्टेज पर आते हैं। तो नाजरीन, ये बहुत ही समझने वाली बात है कि ये जो किडनी की जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ की बात आज हम कर रहे हैं, इसमें सिम्टम्स जो हैं वो लेट आना शुरू होते हैं। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि आप बीच बीच में अपना जो जांच है वो करवाते रहिए, क्योंकि सिम्टम्स जब आने शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि किडनी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। लेट होने की वजह से सिम्टम्स जब आते ही नहीं तो आदमी चौकन्ना भी नहीं हो पाता और वो कदम भी नहीं उठा पाता। तो कुछ टेस्ट की हमें जागरूक रहने की तो ज़रूरत है, इसलिए हमने ये प्रोग्राम भी किया है। डॉक्टर आर के यादव सर, आपका रुख करना चाहेंगे। आप बेसिकली एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जो CKD की बीमारी कितनी कॉमन है और किन लोगों में ये होने का ख़तरा बना रहता है? आज के टाइम पे किडनी की प्रॉब्लम, जैसे शुगर की प्रॉब्लम महामारी है, वर्ल्ड अक्रॉस द ग्लोब है, तो इंडिया में भी डायबिटीज़ का बुरा हाल है, ब्लड प्रेशर का बुरा हाल है जी। बेसिकली जैसे प्रोफेसर अमलेश सेठ ने बताया, जो दूसरी बीमारियां साथ में होती हैं, इस वजह से किडनी की बीमारियां ज़्यादा होती हैं जी। जैसे अगर हम इंडिया में देखें तो सबसे जो कॉमन कारण है इसके किडनी डिजीज़ के, वो है शुगर की बीमारी होना, ब्लड प्रेशर होना जी। 60% लोगों में ये 2 बीमारियां या तो एक है या 2 हैं, दोनों हैं, ऐसे चलता है। 40% जो बीमारियां वो अलग होती हैं, जैसे बच्चों में जन्म से कोई बीमारी हो गई है, या जो कोई पेन किलर बहुत ज़्यादा ले रहा है, या इन्फेक्शन की वजह से किडनी ख़राब होना, ये रीज़न है। तो जैसे अभी बताया कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चलता, पर जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो अपने रूटीन में टेस्ट करवाएं चाहिए। अच्छा।
1 साल में करवाएं, 2 साल में करवाएं। बड़े सिंपल टेस्ट हैं, ब्लड का टेस्ट है, यूरिन का टेस्ट है कि यूरिन में प्रोटीन लीकेज तो नहीं है शुगर के मरीज में। अगर प्रोटीन लीकेज है तो उसका टेस्ट इजीली हो जाता है। आजकल तो डिपस्टिक आते हैं, यूरिन में आप डिप करेंगे आपको पता चल जाएगा। ब्लड टेस्ट एक सिंपल KFT टेस्ट है जो हर पेरीफ्री में अवेलेबल है, सिंपल टेस्ट है, कोई महंगा टेस्ट नहीं। इन दोनों से बीमारी हमारी पता चल जाती है। डॉक्टर साहब यहीं पे अगर हम प्रोटीन लीकेज का आपने जिक्र किया, प्रोटीन लीकेज कितना मात्रा तक नॉर्मल माना जाता है और कितने मात्रा तक उसमें खतरनाक होता है? हम अडल्ट्स में है ना, अगर हम नॉर्मल इंडिविजुअल भी है उसमें से कुछ प्रोटीन्स, किडनी के 2 पार्ट्स हैं बेसिकली, एक तो जो फिल्ट्रेशन वाला ग्लोमुलर पार्ट है, एक ट्यूबुलर पार्ट है। तो ट्यूबुल्स में से प्रोटीन यूरिन में निकलते रहते हैं। तो 150 से 300 मिलीग्राम 24 घंटे में प्रोटीन नॉर्मल मानी जाती है। अच्छा। और उससे ज़्यादा हैं तो फिर हमें टेस्ट करना होता है कि कितनी ज़्यादा है। जी जी, बिल्कुल उसकी वजूहात ढूंढनी पड़ती है और उसमें घबराने की कोई बात नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर सेठ, जैसे कि डॉक्टर यादव ने अभी प्रोटीन का जिक्र किया कि प्रोटीन का लेवल और सारी चीज़ें, आजकल हम देखते हैं कि हर एक को जो अपनी बॉडी होती है ना, बड़ी मस्कुलर चाहिए होती है, तो उसके लिए जो है प्रोटीन इनटेक करना या फिर जो सप्लीमेंट्स होते हैं बाहर के वो ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। स्पेशली जो लोग वर्कआउट ज़्यादा करते हैं, जिमिंग करते हैं, वो कितना नुकसान कर सकता है किडनी को? नहीं, प्रोटीन का इंटेक से नुकसान होने के चांसेस कम हैं। ऐसी बात नहीं है कि ज़्यादा प्रोटीन इंटेक होगा तो किडनी में नुकसान हो जाएगा। जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, रफली 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट होती है। ओके। तो बाकी जो मसल डेवलप वगैरह कर रहे हैं वो थोड़ा प्रोटीन एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और एक प्रोटीन की एक बायोलॉजिकल वैल्यू भी चेक करते हैं और उसमें एक जो मिल्क प्रोटीन है उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू अच्छी होती है। और जो प्लांट प्रोटीन्स हैं उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू कम होती है, मगर वो भी बैलेंस की जा सकती है बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट प्रोटीन्स। तो उसमें एक डाइटरी एडवाइस लेके कि कितना उसमें प्रोटीन जा रहा है, कितना उसमें कार्बोहाइड्रेट है। एंड जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं प्रिडोमिनेंटली प्रोटीन डाइट लेते हैं, उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता भी होती है। मगर जिनको किडनी डिजीज़ हो चुकी है उनके लिए प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत रहती है और उसमें हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का प्रोटीन लेना चाहिए ताकि जो प्रोटीन जितना वो इस्तेमाल हो रहा है, मरीज ले रहा है, उसको प्रॉपर यूटिलिटी मिल रही है। बिल्कुल। डॉक्टर अनूप सर, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब कि मलेरिया और येलो फीवर का अक्सर जिक्र आता है, क्या इसकी वजह से भी CKD होने की संभावना होती है? देखिए, जो एक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं उससे CKD नहीं होता है, लेकिन अगर कोई भी इन्फेक्शन क्रॉनिक हो जाता है, अब इन्फेक्शंस में वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं जी, और स्पेशली अगर वो बायलेटरल है, बिल्कुल, जो किडनी को अफेक्ट करता है जी। अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस हो जाता है पेशेंट को बायलेटरल, और वो जाके लॉन्ग टर्म में दोनों किडनी को डैमेज कर देता है। लेकिन मलेरिया और येलो फीवर पर से एक्यूट किडनी इंजरी तो कर सकते हैं अगर पूरे बॉडी में सिस्टमिक चेंजेस आ जाए, बट क्रॉनिक किडनी डिजीज को, जैसे डॉक्टर सेठ ने बताया, CKD क्रॉनिक, बिल्कुल, तो कोई भी चीज़ जो हमें क्रॉनिकली अफेक्ट करेगी वही क्रॉनिक किडनी डिजीज बनाएगी। तो सब कई बार क्रॉनिक UTI इन्फेक्शन बना रहता है लोगों में, खास तौर पे महिलाओं में, तो क्या इसकी वजह से भी CKD होने की आगे संभावना बनी रहती है अगर अनट्रीट नहीं किया गया उसको? बिल्कुल। क्रॉनिक UTI का मतलब हो गया कि उसका अंडरलाइंग कॉज क्या है हमने नहीं देखा जी। महिलाओं में क्या देखा जाता है, 40-50 साल के बाद पोस्ट मेनोपॉजल फेज में कई बार कोई यूरेथ्रस स्टीनोज हो जाता है जी, बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, एंड जिसकी वजह से यूरिन अंदर ज़्यादा इकट्ठा रहता है, उसमें इन्फेक्शन होता रहता है। अगर हम उसको ट्रीट ना करें तो लॉन्ग स्टैंडिंग में क्या होगा कि उसको दोनों किडनी, पहले नीचे इन्फेक्शन होगा, फिर किडनी में चला जाएगा, तो अल्टीमेटली बायलेटरल किडनी इन्फेक्शन और ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी मिलकर किडनी को डैमेज कर सकती है। बिल्कुल एक क्लियर संदेश है कि UTI यानी कि मूत्र संबंधी जो इन्फेक्शन है उसको सीरियसली लेना चाहिए और तुरंत उसका इलाज डॉक्टर के एडवाइस से लेना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर यादव, क्या अगर हम ये बात करें कि जो किडनी की जो डिसीज़ है ये एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, या हम कहें कि एक एज के बाद ये दिक्कत आनी शुरू होती है, क्या ये कहना ठीक रहेगा? ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बचपन से होती हैं, ऐसे ही किडनी की बीमारियां हैं जो बचपन से चलती हैं,
कुछ अडल्टहुड में होती हैं बीमारियां, जैसे हाइपरटेंशन होना, जी। फिर 40 के बाद में जो एज है उसमें आपको शुगर की बीमारी होना, फिर जो मेल्स होते हैं उनमें प्रोस्टेट का इलाज हो जाना, वो अननोटिस चला जाए आपका, वो बैक प्रेशर से किडनी डैमेज करे। जी। तो हर उम्र में किडनी की बीमारियां हैं, पर उनके कारण अलग अलग हैं। ओके, तो हम ये माने कि आप ये कहना चाहते हैं कि हर एक उम्र में, मतलब किसी भी उम्र में किडनी की ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एज फैक्टर से। और अगर हम ये माने कि फैमिली हिस्ट्री, क्या वो भी इसके अंदर किसी तरह से एक हाँ, जो रीज़न बन हमने सकती है? बताया कि जेनेटिक्स है वो फैमिली हिस्ट्री में चलती है, और एक इसी में एक अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोलते हैं हम, जो परिवार में चलती है, ओके। कि उसमें परिवार में होगी तो किडनी की साइज बड़ा हो जाना, उसमें सिस्ट हो जाना, सिस्ट की वजह से इन्फेक्शन रहना, किडनी में स्टोन रहना, फिर बाद में जाके रीनल फेलियर हो जाना, ये जेनेटिक बीमारियां, पर जेनेटिक बीमारियां कम हैं। ओके, संभावना कम है जी। बिल्कुल। डॉक्टर सेठ सर, आपका रुकना चाहेंगे, अगर हम अच्छा, एक बीच हमारे कार्यक्रम को देखते हुए हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। हेलो, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। आपका हाँ, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा, अपनी आवाज़ आपकी साफ सुनाई नहीं दे रही है। अगर आप अपना सवाल पूछें तो हमारे एक्सपर्ट आपको सुन रहे हैं। आप कवरेज एरिया में अगर आके बात करेंगे तो हम बेहतर तरीके से आपको सुन पाएंगे। मोबाइल से कॉल ना करें, लैंडलाइन से करेंगे तो हमको एकदम क्लियर आवाज़ आएगी। आप हेलो, लगता है उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा है। डॉक्टर सेठ सर, आप आप ही का रुख करेंगे। डॉक्टर साहब बोलिए। डॉक्टर साहब, अगर हम हैवी मेटल्स की बात करें, जैसे कि अक्सर जिक्र आता है हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग की वजह से भी क्या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होने की संभावना होती है? हाँ बिल्कुल, हमारे इंडिया में कई मरीज़ ऐसे हैं जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हैवी मेटल पॉइजनिंग की वजह से होते हैं, और उसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ खास तरह की कुछ भस्में होती हैं, जैसे लोहा भस्म या ऐसी, जिसमें लोहा मतलब लोहा है, और अगर वो कोई भी ऐसी भस्में हैं जिसमें मेटल्स हैं, लोहा है या कुछ और तरह के मेटल्स हैं, लेड है या मरकरी है, ये सब जो है किडनीज में डैमेज करती हैं। तो ऐसे जो भी कुछ भस्में हैं, या आमतौर पे ये हैवी मेटल्स भस्मों में होते हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं या पौधे हैं, उनमें ऐसा हैवी मेटल्स नहीं होते हैं, और हैवी मेटल पॉइजनिंग से किडनी डेफिनेटली डैमेज हो सकती है। और उसमें अगर ज़्यादा अमाउंट का एक्सपोजर थोड़े ड्यूरेशन के लिए भी हुआ है, तब भी किडनी में डैमेज ज़्यादा हो सकता है। और अगर स्लोली ओवर अ लॉन्ग पीरियड, काफ़ी टाइम, तब थोड़े थोड़े अमाउंट का अगर ज़्यादा देर तक एक्सपोजर हुआ है, तब उससे भी किडनी का डैमेज हो सकता है। डॉक्टर साहब, जो ये हैवी मेटल्स की हमने जिक्र किया, डॉक्टर साहब, ये क्या नेफ्रॉन्स आप बता सकते, उनको डैमेज करते हैं, किस तरह उसको नुकसान पहुंचाते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है जैसे मर्करी पॉइजनिंग है या लेड पॉइजनिंग है, वो नेफ्रॉन्स को ही डैमेज करती है। अच्छा। हाँ जी। डॉक्टर अनूप, हम क्रेटिनिन लेवल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी कि क्रेटिनिन लेवल होता क्या है, और अगर ये बढ़ता है तो कौन सी स्टेज पे जाके इसका पता लगता है, और जब पता लगता है तो क्या ऐसी कोई रेमेडीज़ हैं या कोई डाइट में अगर हम चेंजेस करते हैं जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? ये क्रेटिनिन लेवल हमारा बॉडी का एक मापदंड बताता है, मेजरमेंट बताता है कि हमारे बॉडी में जो फिल्ट्रेशन हो रहा है प्रोटीन प्रोडक्ट्स का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का, वो कैसा चल रहा है। ओके। हर एक एज के हिसाब से क्रेटिनिन वैल्यूज़ की अलग रेंजेस दी गई हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है उसकी क्रेटिनिन वैल्यू अलग होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी क्रेटिनिन वैल्यू चेंज होती है, और 40 साल के बाद हमारा GFR कम होना शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जो नेफ्रॉन्स की हम बात कर रहे थे वो अपने आप एक प्रोसेस से डैमेज होने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एज, और GFR हमारा कम होता जाता है। तो हर एक एज में GFR अलग है, और इसलिए क्रेटिनिन वैल्यूज़ भी हमारी फ्लक्चुएट करती हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, नॉर्मली जो हम रेंज रखते हैं एज़ पर डिफरेंट लैब्स, 0.5 to 1.5, वो इसको नॉर्मल मानते हैं फॉर एडल्ट्स। मैं एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ। और अगर क्रेटिनिन लेवल बढ़ गया है आपका, इसका मतलब आपका GFR 60% से कम हो गया है, तभी वो बढ़ना शुरू होता है, जैसे मैंने शुरू में बताया। अब एक बार वो स्टार्ट हो गया, अब उसको क्या क्या कैसे ठीक कर सकते हैं।
इसके लिए हमें अंडरलाइंग कॉज को ठीक करना पड़ेगा। ओके। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन सबसे कॉमन कारण है। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हम बात कर रहे थे, प्रोस्टेट, महिलाओं में इन्फेक्शन, उनको हम ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसको ठीक कर सकते हैं। और कुछ बीमारियां जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वो अगर पुरानी चलती जाती हैं तो वो किडनी डैमेज कर देती हैं। अच्छा। तो उसका भी ट्रीटमेंट, तो हम अंडरलाइंग कॉज को ठीक करें। नंबर 1 डाइट का भी एक रोल है, जिसमें हम बताते हैं कि नमक कम खाइए, फ्रूट जूसेस मत लीजिए, उसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। प्रोटीन जैसे अभी डॉक्टर सेठ बता रहे थे, ओवर इनटेक नहीं करना है, लेकिन एक बॉडी की रिक्वायरमेंट उतना तो लेना पड़ेगा। एक्सरसाइज डेली करें, और उसके अलावा जो भी अंडरलाइंग रीज़न है उसका ट्रीटमेंट हम करते रहें। तो ये तो हमें करना ही है। प्लस फिर हम कुछ मेडिसिन देते हैं जो सप्लीमेंट्स की तरह काम करता है। क्योंकि किडनी से आयरन निकलता है, इथ्रोपोइटिन, तो पेशेंट का हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है, तो हम इसको आयरन सप्लीमेंट देते हैं। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में वो हेल्प करता है, तो कैल्शियम देना पड़ता है। इसके अलावा हम कई बार अमीनो एसिड्स का सप्लीमेंट देते हैं जो कि किडनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसको नेफ्रोप्रोटेक्टिव अमीनो एसिड। तो ये सब है जो अंडर सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर ही लेना है, बट हम इसको कोशिश करते हैं कि प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर दें, स्टेज 3 से 4 या 5 में ना जाए और पेशेंट डायलिसिस ट्रांसप्लांट में ना जाए। तो अगर हम ये समझें कि अगर क्रेटिनिन लेवल किसी का बढ़ रहा है तो क्या उसे क्रॉनिक किडनी डिसीज़ होने के चांसेस हैं या ऐसा नहीं है? मतलब अगर हम उसे एक स्टेज पे आकर कंट्रोल कर लें तो सीकेडी की तरफ से हम रोक सकते हैं। क्रिएटिनिन बढ़ने का मतलब एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। ओके। एक्यूट फेज में पेशेंट को किडनी इंजरी हुआ, इन्फेक्शन हुआ, स्टोन हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, तो क्रिएटिनिन टेम्परेली बढ़ जाता है। जैसे हमने अंडरलाइंग कॉज ठीक किया, वो कम हो जाता है। ओके। क्रॉनिक डिजीज में क्या होता है कि अंडरलाइंग कॉज नॉर्मली लॉन्ग स्टैंडिंग होता है, तो हम उसको कम इतना नहीं कर पाएंगे, बट उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो इनके टेस्ट कब कब हमें करवाने चाहिए? जब एक बारी तो पता लग गया तो उसके बाद ये टेस्ट कब रिपीट करना चाहिए? तो हमें सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए किडनी का। अल्ट्रासाउंड KUB बोलते हैं, जिसमें हमें किडनी की आर्किट मॉर्फोलॉजी क्या है, कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस है, उसका कॉर्टिकोमेलिक डिफरेंशिएशन, ये हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि एक्यूट डिजीज है कि क्रॉनिक डिजीज है। अगर क्रॉनिक डिजीज है तो वो ट्रीटमेंट अलग हो गया। बिल्कुल। तो ये प्लस डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे, किडनी फंक्शन टेस्ट में ब्लड टेस्ट और यूरिन का एक सैंपल हम कराते हैं रूटीन, और 24 आवर प्रोटीन्स भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक टेस्ट है जो सब में कर सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं बोलना जी चाहूँगा। अभी डॉक्टर अनूप ने बहुत सारी बातें बोली और बहुत अच्छे मैसेजेस दिए, बहुत विस्तार से बताया। गुरु बीच में एक बात बोल गए कि हमें जूस के बारे में केयरफुल रहना चाहिए। देखिए, फ्रूट जूस हेल्दी होता है, ऐसा कहना कि फ्रूट जूस अनहेल्दी है ये बात सही नहीं है। मगर फ्रूट जूस में पोटेशियम की मात्रा, जैसे उन्होंने बताया, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। जो पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में पहुंच चुका है, जिसकी किडनीज काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है और जो पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, उसके लिए पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता है। सो ऐसे पेशेंट बहुत कम होते हैं। सो उन पेशेंट्स में जो है ये, इसके बारे में डॉक्टर राजकुमार यादव ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। अच्छा, लगता है वो सर अगर जूसेस की बात करें तो ये भी तो हो सकता है कि वो प्रिजर्वेटिव वाले जो जूसेस होते हैं वो अवॉइड हमें करने चाहिए रादर देन द फ्रेश फ्रूट जूस। देखिए, पोटेशियम तो दोनों में ही होगा। ओके। और वैसे फ्रेश फ्रूट जूस लेना चाहिए, प्रिजर्वेटिव्स के अपने नुकसान हैं। तो प्रिजर्वेटिव वाले जूसेस अवॉइड करने चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर राजकुमार सर, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो न्यूरोपैथिक ब्लैडर है उसके लॉन्ग टर्म क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डॉक्टर? और जैसे कि सेठ सर ने भी अभी आपकी तरफ इशारा किया था, आप भी कुछ इसमें कुछ अपने इनपुट देना चाहें तो? जो फ्रूट्स हैं हमारे, कुछ ऐसे हैं जो पोटेशियम रिच हैं, कुछ फ्रूट्स हैं जो जिसमें पोटेशियम कम है। तो बेसिकली जितने भी हम चीज़ें ले रहे हैं, जो बॉडी में एक्स्ट्रा होगा वो किडनी से ही निकलेगा, और कोई रास्ता है नहीं जी। थोड़ा बहुत स्वेटिंग है जो सोडियम को निकाल सकता है। तो जिनको किडनी डिजीज नहीं है पर शुगर की बीमारी है, अगर वो प्रिजर्वेटिव वाले फ्रूट्स लेंगे, जूस लेंगे, तो उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम नॉर्मल जो फ्रेश फ्रूट जूस से हैं, तो फ्रेश, जैसे प्रोफेसर अमलेश सेठ ने कहा, फ्रेश फ्रूट जूस हमेशा बेटर रहेगा जो प्रिजर्वेटिव है, क्योंकि उसमें शुगर कम रहेगा। जैसे आपके हो गया अनार हो गए हैं, केले हो गए हैं, कीवी हो गया, इनमें पोटासियम बहुत ज़्यादा है। जैसे एप्पल में पोटासियम कम है, पपीता में कम है, अमरूद में कम है, अनानास में पोटासियम बहुत कम है। तो हमें अपनी डाइट को है ना चेंज करना पड़ेगा। डाइटिशियन से मिलके डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे वो दर्शक वापस आ गए, उनसे सवाल ले लेते हैं, फिर आपका रुख करेंगे। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। हेलो हेलो,
अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो अपना सवाल आप जी पूछ जी जी, सकते गुड हैं। इवनिंग आदित्य कुमार जी एंड ऋतिका मेहरा मैडम। हेलो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टेक्निकल ग्लिच अगर आयुर्वेद ना से हो तो आप कंसर्न मेरा सवाल पूछ प्रश्न है सकते हैं। कि हेलो। वात पित्त कफ कौन सा दोष बिगड़ने पर जो है आपकी किडनी आवाज़ की हम तक आ प्रॉब्लम्स नहीं रही होती है। है, मैं डॉक्टर वात आर.के. यादव पित्त सर कफ आपका और रुख कौन सा करना दोष बिगड़ने पर किडनी की प्रॉब्लम्स होती है, तो और basically कितना हमें किस डाइट किस हम तक इंटेंसिटी नहीं में पहुंच बिगड़ने पा पर रही है एक्यूट आवाज़, डिजीज ना होती है एक्सपर्ट तक और पहुंच पा क्रॉनिक रही है, डिजीज तो होती है, और रिक्वेस्ट उसका करेंगे अगर ट्रीटमेंट आप क्या है आवाज़ आयुर्वेद में? साफ आवाज़ हम मैं डॉक्टर आर.के. यादव सर आपका रुख करना चाहूँगा तो फिर से। हमें डाइट मॉडिफिकेशन जरूरत है किडनी डिजीज़ में। जी डाइट का बहुत अहम रोल है किडनी जी डिजीज़ में। जी जी आपने न्यूरोपैथिक ब्लैडर की बात की। हाँ, जो यूरोपैथिक या न्यूरोपैथिक न्यूरोपैथिक, न्यूरोपैथिक ब्लैडर, न्यूरोपैथिक Complications, ब्लैडर हाँ। बेसिकली है ना, स्पाइन की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जैसे यूरिनरी ब्लैडर में हमारी मसल्स होती हैं, जैसे हम यूरिन पास करते हैं तो मसल्स है ना कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, आगे वाली मसल रिलैक्स होती हैं तो हमारा यूरिन पास होता है। जी तो जो सिंक्रोनाइजेशन है वो कुछ गड़बड़ हो जाता है, इस वजह से ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होना शुरू हो जाता अच्छा। है। उसका नुकसान ये है कि वो किडनी को बैक प्रेशर देता ओह है, अच्छा तो बैक प्रेशर की वजह से किडनी में फुलावट आ जाती है, उसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। अच्छा तो बैक प्रेशर के जो है उसमें डॉक्टर अमलेश सेठ, डॉक्टर अनूप ज़्यादा बताएंगे कि उसमें CIC हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो यूरोलॉजी का बेसिकली टॉपिक। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब तो बिल्कुल। यही डॉक्टर अमलेश सेठ, अब हम अपने इस प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ हाँ, आगे अब बढ़ते डॉक्टर हैं। सेठ उसी में अगर कुछ ऐड कर दे, क्योंकि वो सर का ही टॉपिक था तो उसी जी, में बिल्कुल। हाँ हाँ, न्यूरोपैथिक ब्लैडर का मतलब ये है कि जो हमारे पेशाब की थैली है उसका जो न्यूरल कंट्रोल है, जो नर्व्स जी। उसको कंट्रोल करती हैं, उसमें कोई अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसको न्यूरोपैथिक ब्लैडर कहते अच्छा हैं। कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर साहब। हाँ, न्यूरोपैथिक ब्लैडर का मतलब देखिए, हमारे यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है। यूरिनरी ब्लैडर का काम ये है कि ये यूरिन को भरता रहता जी। है। किडनीज जो हमारी यूरिन बनाती है वो थैली में जमा होती रहती है। जी। उसके बाद जब थैली भर जाती है तो फिर उसको पेशाब को निकालना निकालिए। हमारा यूरिनरी ब्लैडर का काम है। जी अगर थैली ठीक से नहीं भरती है जी और उसमें हाई प्रेशर रहता है तो किडनीज अंडर हाई प्रेशर उसमें यूरिन भरेंगे तो किडनीज में डैमेज होगा। अच्छा। और दूसरा, अगर पेशाब ठीक से नहीं निकलेगा और थैली में भरा रहेगा तो उससे हमारा इन्फेक्शन का बिल्कुल। चांस भी बढ़ जाएगा और किडनी का डैमेज का चांस भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल। न्यूरोपैथिक ब्लैडर के कई कारण होते हैं। मेन कारण जैसे इन्होंने बताया कि स्पाइन में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई जी। या नर्व्स में भी कई बार लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ की वजह से भी नर्व्स में गड़बड़ होती है। हमारे देश में एक कॉमन कारण जो है ना वो ये है, जैसे पहाड़ों में लोग काम करते हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल में, कोई वो काम करते करते ऊपर से पेड़ से नीचे गिर गया है, कुछ उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो उनको जो है ये उनका कंट्रोल ऑफ यूरिनेशन और कंट्रोल ऑफ बावल फीसेस हो का जो जाता है वो गड़बड़ हो जाता है। अच्छा। उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना किडनी में डैमेज का रिस्क रहता है। अच्छा। और उनमें जो है एक रेगुलर ट्रीटमेंट, वो उसमें पूरा टेस्ट होते हैं, उससे पता चलता है कि कितना डैमेज है और उस डैमेज को कैसे कंपनसेट किया जा सकता है। उसको सेल्फ इवैक्यूएशन से क्रिएट करना है या दवाइयों की हेल्प करनी है या कुछ ऑपरेशन करके हेल्प करना है। और अगर वो नहीं किया जाता तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना किडनी डैमेज में चली जाती हैं। और अगर इलाज होता है तो किडनीज एकदम ठीक रहती हैं, क्योंकि उन पेशेंट्स की किडनी अदरवाइज तो नॉर्मल है। ये तो बेसिकली वो जो इंजरी हुई है उस वजह से पेशाब की थैली में कंट्रोल गड़बड़ तो हुआ है। इसका इलाज ताउम्र बना लेना पड़ता है ये डॉक्टर साहब क्या? हाँ, आमतौर पे यस, पूरी उम्र, क्योंकि जो भी एक आप ये समझ लीजिए शरीर में एक मेजर गड़बड़ होगी। एक अगर जैसे किसी कोई कार है या स्कूटर है, अगर उसका किसी मेन पार्ट में डैमेज हो जाता है तो उसका रेगुलर काइंड ऑफ कंट्रोल या करना पड़ता है। उसी तरह से अगर पेशाब की थैली में डैमेज हो गया है और ठीक से ना यूरिन उसमें भर रहा है ना खाली हो रहा है तो उसको उसका एक बराबर इलाज करना ही पड़ता है उसको। सो डॉक्टर अनूप, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है हमारा ट्रीटमेंट पार्ट, जो कि बेहद ज़रूरी है। अभी हमने CKD के सिम्टम्स, कॉजेज़ के बारे में अभी हम लोगों ने बात की। अब ट्रीटमेंट पार्ट की बात करते हैं। क्या बेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं इसका, अगर किसी को इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो? जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम बात करेंगे एडवांस फेज ऑफ CKD, स्टेज 4 और 5, क्योंकि आई थिंक वही है जो आई थिंक दर्शक सुनना चाहेंगे। स्टेज 4 और 5 में अगर पेशेंट चला जाता है तो इसका मतलब कि इरिवर्सिबल डैमेज स्टार्ट हो गया है किडनी का और उसको हम रिवर्ट नहीं कर पाएंगे। हम चाहे अंडरलाइन कॉज को ठीक भी कर लें तो भी वो ठीक नहीं होगा। तो उसके ट्रीटमेंट हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं।
एक तो हम डायलिसिस कर सकते हैं और सेकेंड ऑप्शन है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ओके। एक कॉन्सेप्ट आया है कि हम बिना डायलिसिस के सीधा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, इसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट। तो आजकल वो डिपेंड करता है आपका डोनर अवेलेबल है कि नहीं। डायलिसिस के विषय में आपको डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छा बताएंगे, बट मैं सिर्फ संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि 2 तरह के डायलिसिस होते हैं, हीमो और पेरिटोनियल डायलिसिस। और ट्रांसप्लांट जो है ऑफ कोर्स इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल, प्रोवाइडेड कि आपके पास डोनर हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहीं पे एक सवाल ये उठता है कि रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है उसका करंट स्टेटस क्या है? देखिए, रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट एक लेटेस्ट एडवांसेस हैं हमारी मेडिकल साइंसेज में, और इसमें ये देखा जा रहा है कि रोबोट, क्योंकि 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन है और 3D विज़न है, उसका डेप्थ परसेप्शन है, तो उसके लिए सूचरिंग जो होती है हमारी, जो नॉर्मल आइज हम ओपन में करते हैं तो हमें बहुत डेप्थ में काम करना पड़ता है। और उसमें सूचरिंग के लिए हम लोग लूप लगाते हैं, और हमारे हाथ से हम सूचर करते हैं तो ट्रेमर्स भी आते हैं जैसे जैसे एज बढ़ता है। तो इसके एडवांटेज रोबोट के हैं कि ट्रेमर्स नहीं होंगे, सूचरिंग परफेक्ट होगा इसलिए, और मिनिमली जैसे कोई इंसिजन हम लगाते हैं ओपन में तो कम से कम 15 सेंटीमीटर चीरा लगाते हैं, इसमें हमें छोटे छोटे 2 की होल लगा के, तो ये एडवांटेज मिनिमली इंवेसिव सर्जरी का मिलता है, इसलिए ये पॉपुलर होता जा रहा है। इस अभी हम सिलेक्टेड पेशेंट्स में ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, और 1.25 लाख हमें कॉस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ता है कंज्यूमेबल्स का। लेकिन जो ओबीस पेशेंट हैं, जो बहुत जिनका BMI 30 से ऊपर है, या उनके एनाटमी कॉम्प्लेक्स एनाटमी है, ऐसे पेशेंट्स में हम लोग रोबोटिक के हेल्प से अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं और पेशेंट को मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी का फ़ायदा दे सकते हैं। तो अभी करंट स्टेटस यही है कि अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो आप सब ट्रांसप्लांट भी रोबोट से कर सकते हैं, बट ऐसा हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सिलेक्टेड हम अफोर्ड जो पेशेंट कर सकते हैं उसमें करें या ओबीस पेशेंट में करें, तो वो ज़्यादा कारगर। बिल्कुल, बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ज़रूरत के मुताबिक जो एक्सपर्ट हैं वो डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर यादव, हाँ, हम आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे, ये जो प्रधानमंत्री डायलिसिस प्रोग्राम है इसके बारे में आप हमें बताइए, ये प्रोग्राम क्या है और किस तरह से ये बेनिफिट कर रहा है लोगों को? आज के टाइम पे एक तो आपने प्रधानमंत्री डायलिसिस प्रोग्राम बताया, एक PMJY है, प्रधानमंत्री फंड से हर मरीज को इलाज में सुविधा देते हैं, दवाइयों में, ऑपरेशन में। तो किडनी के मरीज हैं हमारे एम्स में लगभग, जिनका भी ट्रांसप्लांट हुआ है, वो PMJY से 99% पेशेंट फंड वहीं से, प्राइम मिनिस्टर जन सुरक्षा योजना, जन आरोग्य से वहीं से फंड आता है। तो ये योजनाएं अच्छी हैं, बस इंडिविजुअल या समाज को पता होना चाहिए कि हमारे क्या क्या हमें गवर्नमेंट ने सुविधाएं दे रखी हैं। तो इनका आप यूज कीजिए अपने, अगर आपकी समझ में नहीं आते तो अपने लोकल सेंटर में जाइए और पूछिए कि किन बीमारियों में कितना बेनिफिट मिला हुआ है हमें और कैसे, ताकि हर कोई इलाज करवा सके अपना। सो डायलिसिस में किस तरह से मददगार साबित हो रहा है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अगर कोई पेशेंट डायलिसिस के लिए जाना चाहता है? तो डायलिसिस उसमें फ्री होता है, ज़्यादातर हर स्टेट्स ने वो अडोप्ट की हुई है पॉलिसी, और कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे अगर पेशेंट डायलिसिस ले रहा है तो उसको पेंशन की सुविधा दी हुई है। ओके कि आपको मंथली पेंशन दी जाएगी अगर आप डायलिसिस ले रहे हैं तो। क्योंकि डायलिसिस एक्सपेंसिव है, आने जाने का भी खर्चा है, मेडिसिन भी है, और वो कुछ काम भी नहीं कर पाता है जो मरीज डायलिसिस पे रहता है, क्योंकि उसका जो मेंटल बैलेंस है वो थोड़ा डाउन हो जाता है कि मुझे डिजीज़ क्यों हो गई, मैंने सारी ज़िंदगी में परहेज किए हैं। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सुविधाएं दी हुई हैं, तो डायलिसिस रेगुलर लेना चाहिए, हफ्ते में 2 या 3 बार, अगर आपने नॉर्मल लाइफ जीना है तो। और ट्रांसप्लांट एक बेस्ट ऑप्शन है ही। जी, बिल्कुल। डॉक्टर सेठ सर, आपका रुख करना चाहेंगे कि बच्चों में डॉक्टर साहब एक रिफ्लक्स डिजीज़ का अक्सर जिक्र होता है, इसके प्रिवेंशन के क्या उपाय हैं? और हाल फिलहाल में अखबारों में हमने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल किडनी बनाने की भी खबर आ रही है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आपने 2 एकदम अलग अलग सवाल पूछे हैं। पहला सवाल बच्चों में रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में पूछा है, तो बच्चों में अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, अगर छोटे बच्चों में होता है, चाहे वो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, तो उसमें टेस्ट होके पता करना चाहिए कि रिफ्लक्स है या कोई और कारण है। अच्छा। क्योंकि रिफ्लक्स का मतलब ये है कि पेशाब की थैली में जो यूरिन आ रहा है, जिस समय बच्चा पेशाब करता है, वो पूरा बाहर निकलने की जगह कुछ जो है रिफ्लक्स करके वापस किडनी में, वापस गुर्दे में जा रहा है। तो ऐसी किडनी में डैमेज का रिस्क ज़्यादा रहता है, और ऐसी किडनी में जो है बराबर चेक करके रेगुलर मेडिसिन से इन्फेक्शन को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर रिफ्लेक्स के साथ इन्फेक्शन होता है तब किडनी में डैमेज
काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर बहुत हाई ग्रेड का रिफ्लक्स है तो उसमें बच्चे जो हैं एज के साथ किडनी फेलियर में भी जा सकते हैं। और अगर उसका सही इलाज हो और रेगुलर मेडिसिन से उसको इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए, और अगर हाई ग्रेड रिफ्लक्स है तो उसमें एक हम लोग सर्जरी भी करते हैं जिससे रिफ्लक्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। बिल्कुल, वो सब चेक करना पड़ता है कि बच्चे की ग्रोथ कैसे चल रही है, बच्चे को कितनी बार इन्फेक्शन हो रहा है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं वो। अगर वो सब कुछ कंट्रोल में रहता है तो हम ऑपरेशन नहीं करते हैं, और अगर गड़बड़ हो रही है तो फिर ऑपरेशन करके हम रिफ्लक्स को प्रिवेंट करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो आर्टिफिशियल किडनी वाली। अच्छा हाँ, दूसरा सवाल आपने पूछा आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी में रिसर्च चल रही है, तो एक प्रीलिमिनरी किडनी आप ये समझ लीजिए बन भी चुकी है, जो थोड़ा सा यूरिन बनाया, मगर एक ऐसा कहना कि किडनी जैसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन पूरा बन गया हो ऐसा अभी तक जो है ये मुश्किल काम है। हाँ, रिसर्च ज़रूर चल रही है क्योंकि किडनी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। बिल्कुल। और एक आर्टिफिशियल किडनी बनाना जो है इतना आसान काम नहीं है, और जो कंपैटिबल हो, जो बॉडी में पूरी तरह काम भी करे और बॉडी उसको रिजेक्ट भी ना करे। बिल्कुल। तो ऐसा जो है इसमें हाँ रिसर्च ज़रूर चल रही है। ये भी एक खुशखबरी है कि कोशिशें जारी है, इंसान कोशिशें करता है और उसको उसके नतायज भी मिलते हैं। जी डॉक्टर अनूप, बड़ा लोगों के जहन में बहुत एक प्रॉब्लम टेंशन रहता है कि ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं या फिर डायलिसिस रखें, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट वर्सेस डायलिसिस कौन हमारी जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकता है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इसमें दो चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि डायलिसिस ऑलवेज एक हमारा वेटिंग पीरियड के लिए हम ट्रीटमेंट है जब तक हमें डोनर नहीं मिल रहा है। जी। डायलिसिस में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, कॉस्ट इन्वॉल्व है। अगर हम ट्रांसप्लांट से कंपेयर करें वर्सेस डायलिसिस ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो ट्रांसप्लांट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन डायलिसिस। एंड इफेक्टिव की हम बात करते हैं उसमें कॉस्ट यानी ज़्यादा कम आएगा और कॉम्प्लिकेशन कम होगा। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डोनर्स हमको नहीं मिलते हैं, इसलिए हर साल हमारे पास 2 लाख पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट करना होता है और हम सिर्फ 10,000 को ही कर पाते हैं। यानी कि 1,90,000 हर साल ऐड होते जाते हैं वेटिंग लिस्ट में। तो आप समझ सकते हैं उनका क्या होता होगा। वेट करते करते डायलिसिस पर रहते हैं, कई पेशेंट अनफॉर्चुनेटली डायलिसिस पे डेथ हो जाती है और कई सालों डायलिसिस चलता रहता है। तो ये एक बड़ा दुखद है जो अभी इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। तो जो लोग किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं या जो डोनर्स होते हैं वो किस तरह से मिलते हैं, या तो मतलब फैमिली जो रिलेटिव्स होते हैं या फैमिली का किस तरह का रहता है, पहले से ही रजिस्ट्रेशन या फिर आफ्टर डेथ जो है ब्रेन डेड अगर हम जिसकी बात करें उस तरह से भी हम लोग किडनी का ट्रांसप्लांट मतलब डोनर ले सकते हैं? डोनर्स अभी 2 तरह से मिल सकते हैं। एक लाइव डोनर्स हैं, यानी आपके जो नियर रिलेटिव्स हैं उसको बोलते हैं लाइव रिलेटेड डोनर, नंबर 1। नंबर 2 लाइव अनरिलेटेड डोनर, जो कि आपके दोस्त हैं, आपको जानने वाले हैं, वो दे सकते हैं, वो नंबर 2 पे आ जाते हैं। ये लाइव डोनर्स में हो गए। सेकंड होता है डिजीज डोनर जो आपने बोला, जिसमें पेशेंट का ब्रेन स्टेम डेथ हो गया। एज पर लॉ जो हमारे ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है, वो पेशेंट जो ब्रेन स्टेम डेथ डिक्लेयर हो गया वो उसके अटेंडेंट्स या जो रिलेटिव्स हैं वो डोनेट कर सकते हैं। एक इंसान से हम 8 इंसान की जिंदगी बचा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहीं पर एक सवाल ये भी होता है कि 1 नेशन और 1 ऑर्गन डोनेशन पॉलिसी वो है क्या, उस बारे में हमें बताएं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है भारत सरकार ने। हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारे ऑनरेबल जो हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने डिक्लेयर किया था कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1, पहले जो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट हम करते थे 65 ईयर का एक उन्होंने राइडर लगाया हुआ था कि इसके ऊपर कोई पेशेंट होगा तो आप नहीं कर सकते। अब उन्होंने बोला है कि पेशेंट फिट है जी, पेशेंट का सर्जिकली फिट है फॉर सर्जरी, एनेस्थीसिया उसके हिसाब से फिट है, यू कैन गो फॉर कैडेवरिक ट्रांसप्लांट फॉर पेशेंट मोर देन 65 ईयर्स। तो एक बहुत वेलकम मूव है। बिल्कुल, इससे क्या होगा कि जो 65 के ऊपर है, आजकल हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 73 प्लस होता है, तो उनको हमने एक चांस दिया। नंबर 2, कोई भी पेशेंट किसी भी स्टेट में जाके रजिस्टर कर सकता है कैडेवर ट्रांसप्लांट के लिए, जो कि नोटो से रिलेटेड होता है। पहले वो अपने डोमिसाइल स्टेट में ही कर सकता था, तो इससे क्या हुआ कि उसके हैसल्स कम हो गए। और तीसरा, जो कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता था वो उसको उन्होंने वेव ऑफ कर दिया है।
तो जैसे 3 बड़े अच्छे, जैसे नोटो का जरा फुल फॉर्म हमारे दर्शकों के लिए बताएं। बिल्कुल, ये नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है जी। जो भारत सरकार ने 2010 में इसको बनाया था और इस सफदरजंग अस्पताल के कैंपस अच्छा। में ही है। अब इसको 13 साल हो गए हैं और 13 साल में इसका काम मेनली यही है कि कैडेवर या डिजीज ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करना। बिल्कुल। और ये पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं पूरे कंट्री में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो नोटो है भारत सरकार का एक अथक प्रयास है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया पिछले 12 सालों से वो कार्यरत है और बहुत अच्छे काम करें। इनकी अपनी वेबसाइट भी है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, वहाँ पे जाके भी हम अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और इनका मुख्यालय सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में है। तो हमें भारत सरकार की योजनाओं का, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की योजनाओं का फ़ायदा उठाना चाहिए और ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर यादव, डायलिसिस की अगर हम बात करते हैं तो डायलिसिस में किस तरह से, जिस तरह पेशेंट आपके पास आते हैं तो उसकी अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो वो किस तरह से रहती है? देखो, जितनी भी ट्रीटमेंट हम देते हैं किसी भी बीमारी के लिए, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए देते हैं। तो एक हमारे मन में फियर होता था पहले कि डायलिसिस लिया है तो ये लाइफ लॉन्ग चलेगा, इससे ये नुकसान हो जाएंगे। अगर हम डायलिसिस नहीं लेते हैं और पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत है तो बिना डायलिसिस तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। 1 या 2 महीने में वो बीमार हो जाएगा, लंग्स में पानी भर जाएगा, बॉडी में पानी भर जाएगा या ब्रेन में चेंजेज आ जाएंगे। तो डायलिसिस बड़ा सिंपल है आज के टाइम पे, बहुत अच्छी मशीनें हैं, पूरे इंडिया में सेम मशीनें हैं, बहुत अच्छी मशीनें हैं और सिंपल प्रोसीजर है, 4 घंटे का है, कोई पेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो ब्लड वाली डायलिसिस है, जो दूसरी डायलिसिस की हम बात करें तो पेट की डायलिसिस है, पेरिटोनल डायलिसिस है, वो आपको घर पे ही करनी है, किसी सेंटर में नहीं जाना है। कुछ स्टेट्स हैं वो पेरिटोनल डायलिसिस का फ्लूइड है वो फ्री देते हैं। तो दोनों डायलिसिस पेनलेस हैं, कोई दर्द नहीं है दोनों डायलिसिस में, बहुत अच्छी डायलिसिस है। पर फिर भी अगर कोई पेशेंट यंग है, जो जिसकी उम्र हम जैसे कोई 80 साल का इंडिविजुअल है, एक 50 साल का इंडिविजुअल है, तो 50 साल के इंडिविजुअल को अगर सारी चीज़ें सही हैं तो उसको किडनी ट्रांसप्लांट जरूर करवाना बिल्कुल। चाहिए। और जब तक डोनर नहीं अवेलेबल हो जाता तब तक डायलिसिस इज द सेफेस्ट एंड द नहीं, बेस्ट एक सवाल ये ऑप्शन। भी उठता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी एक किडनी देता है जी। तो क्या अकेले वो दूसरी किडनी से उसका काम चल सकता है या नहीं? इस बारे में आप तीनों एक्सपर्ट में से जो भी बताना चाहें। मैं डॉक्टर मतलब एक किडनी के साथ अगर इसमें हम सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर हम पेशेंट की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर अमलेश, यहाँ पे डोनर की भी बात आती है कि क्या डोनर के लिए आफ्टर सर्जरी क्या किस तरह सब लाइफ इजी रहती है या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं? सेम विद द पोस्ट सर्जरी विद द पेशेंट जिन्होंने सर्जरी ली है। आपने डोनर का सवाल उठाया, ये बहुत ही अच्छी बात आपने उठाई इस पब्लिक फोरम के लिए। देखिए, जो भी डोनर होता है, एक तो डोनर की कंप्लीट स्क्रीनिंग होती है और उससे किडनी तभी ली जा सकती है तब अगर उसको किडनी डोनेशन से कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि किसी भी हालत में डोनर एक बहुत ही नेक काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है जो किडनी डोनेट कर रहा है। कहा भी गया अंगदान से बड़ा कोई दान हो नहीं सकता। हाँ, और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने डोनेट किया है उनसे अगर बात करें तो उनको एक ऐसी फीलिंग आती है कि ज़िंदगी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक उनके मन में ऐसी फीलिंग आती है कि मेरी ज़िंदगी का एक मुझे एक सफलता प्राप्त हुई है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मैं किसी के काम आ सका। हाँ, कंट्रीब्यूट किया है और किसी के लिए मैंने एक बहुत ही नेक काम किया। बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल। साहब, इसी में अपना मैसेज भी ऐड कर दिए क्योंकि हमारे प्रोग्राम का समय लगभग समाप्त हो चुका है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया और ये मैसेज तो मेरे ख्याल से अगर सब लोगों तक पहुंचा है तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज पहुंचा है। लोगों को आगे आना चाहिए, आप कहना चाह रहे हैं अंगदान के लिए। बिल्कुल। देखिए, आप ये देखिए ना, जो रीनल फेलियर वाला मरीज है, जो डायलिसिस पे डिपेंडेंट है, कितनी ज़रूरत है उनकी, उसको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए और अपनी लॉन्गेविटी दोनों के लिए किडनी के डोनेशन की ज़रूरत है। और जैसे डॉक्टर अनूप ने बताया कि हर साल हिंदुस्तान में, हमारे भारत में 2 लाख किडनीज की ज़रूरत है और हमारे पास कुल मिला के 10,000 आती हैं। इसलिए वेट लिस्ट लंबी हो जाती है। इसलिए वेट लिस्ट बहुत लंबी है। और अगर जो स्वस्थ लोग हैं और जिनको किडनी डोनेशन से नुकसान पहुंचने का रिस्क मिनिमल है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, ज़ीरो तो नहीं कह सकता हूँ, मगर मिनिमल रिस्क है, तो उनको अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने जानकारों के लिए ऐसा करना चाहिए। और कई लोग ऐसे भी हैं
जो बिना किसी स्वार्थ के भी किडनी बिल्कुल, डोनेशन करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपने फायदे के लिए अंगदान किया। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल डॉक्टर अनूप, सर, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि भारत का जो कैडेवर ट्रांसप्लांट का जो रेट है इस समय अराउंड 1 पर लाख पॉपुलेशन है, जो कि बहुत ही न्यूनतम लेवल पे हम कोरोना बोलते टाइम्स हैं। में तो काफी कम हो गया था, जैसे सुनने में आ रहा था। अभी सबसे बढ़िया जो है स्पेन में होता है 35 और अमेरिका में भी 25 है। तो हमारा नोटो का जो टारगेट था कि अगले 5 साल में हम 5 तक पहुंच पाएं, बिल्कुल। तो एक तो ये एक संदेश है कि जो भी दर्शक सुन रहे हैं कि ऑर्गन डोनेशन करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद अपने ऑर्गन प्लेज किए हुए हैं और सबको आगे आके ऑर्गन प्लेज लेकिन डॉक्टर एक भ्रांति दिमाग में रहती है कि अगर हम अपनी आंख दे देंगे, कान दे देंगे, तो अगली बार हम बिना आंख और कान के पैदा तो होंगे। ये जो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है इसी को ठीक करने के लिए हम बड़े रिलीज गुरुज को भी साथ में लाते हैं, सभी धर्म के, और वो भी ये बताते हैं कि ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल डॉक्टर। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ किडनी डिजीज से बचने के लिए जो अभी आपने उसको जो रीएम्फसाइज करना चाहता हूँ कि आप डेली एक्सरसाइज करिए, डाइट को आपको एक हेल्दी डाइट लेना है, प्रिजर्व फूड और जो है आपका जंक फूड कम लीजिए, अल्कोहल टोबैको से दूर रहिए क्योंकि ये दोनों भी लॉन्ग टर्म में किडनी खराब करते हैं। इसके अलावा समय समय पर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन को आपको ट्रीट करना है। ओवर द काउंटर ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो पेन किलर चाहे एंटीबायोटिक्स हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि डॉक्टर के फॉलोअप में आपको रहना है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां मैंने देखी हैं जब डॉक्टर फॉलोअप छोड़ देते हैं तभी वो बीमारी आगे बढ़ के किडनी खराब कर जी जी। तो थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर आर के यादव सर, देखो अभी इंटरनेशनल योगा डे था, तो सबसे पहले अगर किडनी आपने बचाना है तो वज़न को कंट्रोल रखिए, अपनी शुगर और जो ब्लड प्रेशर उसको कंट्रोल रखिए, दर्द की दवाइयाँ ना यूज़ कीजिए और एक हेल्दी लाइफ जिए। और समाज का आपने अगर एक्चुअली में भला करना है तो अपना नोटो में रजिस्ट्रेशन करवाएं, ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे आएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश दिया डॉक्टर। तो जो भी आज हिदायतें आज हमारे डॉक्टर्स ने हमें दी हैं, एक उसका छोटा सा समअप कर लेते हैं। सबका यही कहना है कि हेल्दी डाइट लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्त पर अपनी जांच कराते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, प्रिजर्वेटिव फूड से दूर रहिए, जंक फूड से दूर रहिए, अल्कोहल स्मोकिंग से बच के रहिए, पेन किलर का इस्तेमाल मत कीजिए, अगर बहुत ज़रूरी हो तो डॉक्टर के फॉलोअप के साथ ही कीजिए। और डॉक्टर का फॉलोअप जो है वो आप रखते रहिए, बिना उनकी एडवाइस के कोई भी दवाइयों का सेवन मत कीजिए बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी चीज़ है अपनी सोच बदलिए, ऑर्गन डोनेट कीजिए जितना ज़्यादा आप। और जैसे कि डॉक्टर अनूप ने भी बताया कि एक इंसान 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है, बहुत बड़ी बात है। तो अपना ऑर्गन डोनेशन की तरफ अपने कदम को बढ़ाइए, अपनी सोच को बदलिए और हेल्दी रहिए और फिट रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे प्रोग्राम पे आए और क्रोनिक किडनी डिसीज़ के बारे में आपने हमें बहुत अच्छे से बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी जागरूकता बढ़ी है लोगों की कि अंगदान करना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन कि आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hello.drurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है डीडी उर्दू। बिल्कुल। और अब अपनी मेज़बान रतिका मेहरा और आदित्य कुमार को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक अपनों का ख्याल रखते रहिए, अवेयर रहिए, समझदार बनिए और अपनी किडनी का ख्याल रखिए। और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। गुर्दे की दायमी बीमारी हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की वजह से हो सकती है। क्रोनिक किडनी डिजीज में गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद कर देते हैं और फिर डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। गुर्दे की दायमी बीमारी से बचने के लिए ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखना निहायत जरूरी है। सेहतमंद तर्ज जिंदगी, ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक और वजन पर कंट्रोल भी लाजमी है। कोई भी शुबा होने पर फौरन टेस्ट भी करवाना चाहिए।